जैसे हर ऐसे लेटर बुक या फिर कोई डॉक्यूमेंट एक इंट्रोडक्शन के साथ आता है, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इंट्रोडक्शन के साथ आता है, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम रूपाली एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल को। तो चलिए पहले प्रियम्बल का मतलब समझते हैं। तो प्रियम्बल का मतलब है एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इट सिंपली मीन्स एन इंट्रोडक्शन, जो कि हमें आइडिया देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बेसिकली व्हाई एंड व्हाट बताता है। Why is the constitution being written? Why do we need a constitution? And what is the purpose of the constitution? तो in short ये तीनों चीजें हमें हमारा प्रियम्बल बताता है। अब प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया? तो प्रियम्बल का आइडिया आया यहाँ से, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बेस पर ही रेडी किया गया है। तो अब ये रेजोल्यूशन है क्या? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक गाइडलाइन थी, एक ड्राफ्ट था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो कैसा होगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फिलॉसफीज होंगी, क्या फंडामेंटल्स होंगे। अब इस रेजोल्यूशन को बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1946 के अंदर। और हमने इस ड्राफ्ट को एज अ प्रियम्बल कब अडॉप्ट कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। तो यही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बनता है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल को समझने से पहले एक चीज और जानना जरूरी है, वो ये कि जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था ना, उसमें ये तीन वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स ऐड नहीं किए थे। तो ये ऐड कब किए? ये ऐड किए 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। याद रखना, आज की डेट तक अभी तक प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो कब? वो 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस के थ्रू। अब अगर हम प्रियम्बल को ध्यान से देखेंगे तो हमें चार चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, क्या सोर्स है उसका? तो प्रियम्बल की पहली लाइन ये कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो सोर्स है वो है वी द पीपल। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है हमारे लिए, ना कि किसी आउटसाइड पावर ने। कोई बाहर की कंट्री नहीं आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो कौन थे? वो इंडिया के ही तो लोग थे। तो हमारे बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए, इंडिया के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। नंबर 2 है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जो प्रियम्बल का सेकंड पार्ट है वो नेचर बताता है कि हमारी कंट्री कैसी होगी, क्या नेचर होगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, अभी ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे हैं, इनको आगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। ये हमें बेसिकली हमारे राइट्स एंड फ्रीडम के बारे में बताता है। द राइट्स एंड फ्रीडम विच आर ग्रांटेड टू द पीपल, कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये सभी चीजें हमारे राइट्स एंड फ्रीडम के बारे में बात करती है। जो फोर्थ पार्ट है वो है डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। ये लास्ट पार्ट है प्रियम्बल का, जहां पर ये बताया है कि 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है सोवरेन। इसका मतलब है फुल पावर, फुल अथॉरिटी, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो बिफोर 15 अगस्त 1947, आज़ादी मिलने से पहले इंडिया एक फ्री कंट्री नहीं थी। हम सबको पता है ब्रिटिशर्स ने कितने सालों तक हम पर रूल किया है, एंड उन्हीं के बनाए रूल्स को हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद इंडिया क्या हो गई? फ्री। इंडिया का नेचर क्या है अब? सोवरेन। मतलब इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर आउटसाइड पावर हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया एक फ्री कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सोशलिस्ट। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है। तो अब सोशलिस्ट क्या है? मतलब जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा हमारी कंट्री का, जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, वो सब कुछ स्टेट ओन्ड होंगी, स्टेट के अंदर आएगी। लेकिन इस पर फोकस ना करते हुए हमारी कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया।
मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों को साथ में चलने की बात की है ताकि सोसाइटल इक्वालिटी आए एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो. सो अपार्ट फ्रॉम द स्टेट देयर विल बी प्राइवेट प्रोडक्शन टू. तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सेक्युलर. इसको भी सोशलिस्ट के साथ 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था. सेक्युलर का मतलब है नॉट कंसर्न विद रिलीजन. यस, कंट्री डज नॉट हैव अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन. इंडिया का थोड़ी कोई रिलीजन है, लेकिन ये हमें राइट देता है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, जितने भी सिटीजन्स हैं, दे ऑल आर एंटाइटल्ड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस. मतलब जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहें वो लोग फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेटिक. ये आया है दो वर्ड से, डेमोस प्लस क्राटोस. डेमोस का मतलब है पीपल, क्राटोस का मतलब है रूल. रूल ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो लोग होते हैं ना, जो सिटीजन्स है कंट्री के, उन्हीं के पास सारी पॉलिटिकल पावर्स होंगी, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. अब डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक है डायरेक्ट, एक है रिप्रेजेंटेटिव. जो डायरेक्ट है उसमें किंग होता है, उसका बेटा फिर किंग बनता है, हेरिडिटरी चलता है. लेकिन रिप्रेजेंटेटिव में ऐसा नहीं होता है. और इंडिया कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है? रिप्रेजेंटेटिव का. इसमें क्या होता है कि हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. कैसे करते हैं? थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. मतलब जैसे ही एक पर्सन 18 साल का हो जाता है उसको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं. तो वोट करके हम इलेक्ट करके हमारे लीडर को चूज करते हैं. तो जो गवर्नमेंट पावर में आती है वो कैसे आती है? इट कम्स फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल. अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी हमारा हेड होगा कंट्री का वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा. अभी इससे पहले हमने ये समझा कि जो इंडिया है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करता है. मतलब हम लोग अपना जो लीडर है उसको इलेक्ट करते हैं. कैसे? वोट डालकर. तो जो राजा वाला सिस्टम है ना कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा, जो हेरिडिटरी वाला प्रोसेस है वो नहीं होता है. चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, वी चूज देम बाय वोटिंग. अब ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड. तो अब ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस क्वेश्चन से, इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. क्योंकि अगर प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है. क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और अगर प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है ना. लेकिन अगर प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, इफ़ इट्स नॉट, देन प्रीएम्बल कांट बी अमेंडेड. ये भी सही है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है प्रीएम्बल तो फिर वो अमेंड क्यों होगा. तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था वेदर द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट, ये हमें दो केसेस से पता चलेगा, बेरूबेरी यूनियन केस एंड केशवानंदा भारती केस. तो चलिए इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं. तो अब बेरूबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स. मतलब जो माइंडसेट था ना मेकर्स का, इट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल. तो whenever there is some ambiguity we need to take some reference from preamble. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई पार्ट क्लियर नहीं होगा तो हम प्रीएम्बल की हेल्प ज़रूर लेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेरूबेरी केस में ये क्लियर कर दिया था दैट प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब बेरूबेरी केस के ठीक 13 साल बाद आता है केशवानंदा भारती केस, जो कि एक लैंडमार्क केस भी है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमने फर्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वेदर द प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है वैसे ही इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर हमारे दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है. सो ऑल पार्ट्स आर अमेंडेबल विच इंक्लूड्स प्रीएम्बल. अब यहाँ पर ना एक चीज़ और बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि जो अमेंडिंग पावर है ना वो लिमिटेड है. मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए जा सकते.
अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर को ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो हमारे प्रियम्बल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट है ना, जो हमारे राइट्स एंड लिबर्टीज़, हमारी फ्रीडम की बात करता है, उस पार्ट को हम ऑल्टर नहीं कर सकते या फिर डिलीट नहीं कर सकते बाय एन अमेंडमेंट। तो यही बताया था इस केस में। बेरुबरी केस में ये था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड केशवानंदा भारती केस में ये क्लियर कर दिया दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, बट जो पावर है अमेंडमेंट की वो लिमिटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।